देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तो गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से 12 जिलों की 95 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मणिनगर के रानिप में सूबे के मुख्यमंत्री ने अपना वोट डाला। वहीं कांग्रेस ने मोदी के वोट डालने के बाद चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। नमस्कार, मैं हूं निया माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में हम बात कर रहे हैं गुजरात के दंगल की। तो 95 सीटों पर मतदान हो रहा है। 820 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 2007 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 117 सीटें जीती थी। पेश एक रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए 95 सीटों पर मतदान है। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे दौर में वोटिंग से पहले मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की है। गुजरात के इस दंगल में महिलाओं की भागीदारी भी कम नहीं है। चुनाव में महिला उम्मीदवार भी जमकर उतरी हैं। बीजेपी ने 11, कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवारों को खड़ा किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में मतदान के तहत दूसरे चरण में 1,99,501 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे चरण की लड़ाई के लिए 820 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी चुनावी मैदान में उतारा है। अन्य महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में कांग्रेस के शंकर सिंह वाघेला और बीजेपी के अमित शाह, गुजरात परिवर्तन पार्टी की जागृति पांड्या भी शामिल हैं। अगर हम 2007 की बात करें तो उस वक्त गुजरात चुनाव में कुल सीटें 182 थी, जिसमें बीजेपी की 122, कांग्रेस की 48 और अन्य की 12 सीटें शामिल थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो गुजरात में दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग चल रही है और तमाम मताधिकार यानी कि तमाम जनता, गुजरात की जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। और आज आखिरी चरण की वोटिंग के बाद किस्मत क्या हो जाएगी तमाम उम्मीदवारों की। दरअसल आपको बताते चले कि गुजरात के चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। क्या एक बार फिर से जीत हासिल करते हैं और तीसरी बार फतह हासिल करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर कुछ और ही परिणाम निकल कर आता है, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। बहरहाल लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो रही है। क्या होता है फैसला वो जल्द ही साफ हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज वोटिंग को लेकर काफी जोश मतदाताओं में देखने को मिला। तो गुजरात चुनाव 2012 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तमाम वोट डाले वो तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहली तस्वीर हम नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो पहले मतदान फिर कोई और काम, इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात की जनता ने भी सुबह तड़के से ही वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचने वो शुरू हो गए। लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, सभी ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग, देश के नागरिक होने के नाते वोटिंग करने का अधिकार हम सबको मिला है। और गुजरात में इस समय विधानसभा चुनाव यानी कि जिस तरीके से वोटिंग हो रही है दूसरे चरण के लिए, आखिरी चरण के लिए, तो लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान प्रक्रिया में। लंबी लंबी कतारें साफ तौर पर लोगों की देखी जा सकती हैं और ये इस बात का इशारा है कि अपने अपने वोट को लेकर, मताधिकार को लेकर और चुनाव को लेकर लोगों में कितना जोश है, और इसी के चलते लोग पहुंचे पोलिंग बूथों पर। तो गुजरात में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। कांग्रेस ने गुजरात के मुख्यमंत्री कांग्रेस ने मोदी के वोटिंग के बाद
विक्ट्री साइन दिखाने पर आपत्ति जताई और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि मोदी ने वोटिंग के बाद जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने रानिप में जनसभा को संबोधित किया। तो आम जनता के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट डालने पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गुजरात के आखिरी दौर का चुनाव है और आज 1 घंटे में जिस प्रकार से मतदान का रुख देखा है उसे मुझे लगता है कि प्रथम चरण के मतदान से भी दूसरे चरण में ज्यादा मतदान होगा। ये चुनाव इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि पहली बार दुनिया में 3D टेक्नोलॉजी का उपयोग विश्व में कहीं पर भी नहीं हुआ है। इस चुनाव में गुजरात की जनता हैट्रिक लगाएगी। गुजरात की जनता फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और वोटिंग करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र के इस पर्व को सभी मतदाता बड़े उत्साह के साथ मनाएं और अपने लोकतंत्र को ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और गुजरात के भले के लिए एक ऐसी सरकार चुने जो स्थिर शासन दे सके, दृढ़ नेतृत्व दे सके, जिसके पास विजन हो और जिसका रिकॉर्ड काम करने का हो, डेवलपमेंट करने का हो, गुजरात को शांति और सलामती देने का हो। मैं सभी मतदाताओं को अपील करता हूं कि आपके मताधिकार का प्रयोग कीजिए और एक अच्छी सरकार को चुनिए। धन्यवाद। तो गुजरात में लोकतंत्र के इस पर्व पर सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है। जहां बड़े नेता अपना वोट डालने पहुंचे, वहीं लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और बढ़ चढ़कर उन्होंने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया। फिलहाल इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धूलिया जी। विपिन जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वोट डालने के बाद जनता को संबोधित किया और जो संदेश दिया कि हैट्रिक लगाने के लिए आगे बढ़ रही है बीजेपी, पूरी उम्मीद है कि जरूर जनता उसका साथ देगी। क्या आपको लगता है कि ये सपना बीजेपी का पूरा हो पाएगा इस बार? नहीं, अमूमन जितने भी सर्वेक्षण और जितना भी फीडबैक है कि उसमें जरूर ये बात जरूर है कि मोदी हैट्रिक कर सकते हैं, लेकिन मोदी के लिए सबसे मुश्किल रहा ये चुनाव। और इस चुनाव में जिन मुद्दे जिस तरह से उठाए गए, जिस तरह से मोदी को काउंटर किया गया, जिस तरह से लोगों के बीच से मोदी के खिलाफ एक आवाज सुनाई पड़ी, मैं निस्संदेह कहूंगा कि मोदी के लिए पिछले 2 चुनावों से ज्यादा मुश्किल चुनाव रहा है। और इस वक्त अगर मोदी की सबसे बड़ा संकट यह है कि अगर मोदी की 126 सीटें जो पिछली बार थी, अगर वो कहीं 100 या 110 तक सिमटती हैं तो मोदी का जो दिल्ली तक का सफर है वो मुश्किल हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो एक भूमिका निभाने के लिए वो लग रहे हैं, शायद उसमें उनको दिक्कत जरूर आ जाएगी। क्योंकि अगर जनता ने मोदी को कहीं वोटों के परसेंटेज में अगर कम होता का वोट, सीटें अगर कम होती हैं तो मोदी के लिए जरूर दिक्कत का सबब होगा ये। और सबसे बड़ी बात है इन चुनावों में कि इस बार जो पहले चरण के चुनाव के मुकाबले दूसरे चरण में जिस तरह से कुछ ज्यादा लगता है, कुछ ज्यादा वोटिंग होगी, मतदान होगा, इस पर थोड़ा सा समझना होगा कि ये जो है आखिर ये ट्रेंड क्या है, ये रुझान क्या है, ये क्या ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, क्या ये मोदी के खिलाफ जनता का कोई आक्रोश है, क्या ये जो है मोदी को और मजबूत करने की दिशा में। तो ये थोड़ा सा मुझे इस पर क्योंकि अमूमन पहले जब हम आज से 10-15 के रुझानों को देखते थे तो जब चुनाव बहुत ज्यादा पड़ते थे कि 84 में जिस तरह से पड़े, 77 में पड़े, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट था और स्वीप करती थी पार्टियां। लेकिन उसके बाद कई बार ये हुआ कि चुनाव में ज्यादा होने के बाद भी जो एस्टेब्लिशमेंट में जो पार्टी सत्ता में थी उसके पक्ष में जो है जनता ने अपना मतदान दिया। मैं इसमें उदाहरण दूंगा कि जैसे अकाली सरकार थी पंजाब में,
तो उसमें जो है एंटी इनकम्बेंसी उसमें भी वोटिंग ज्यादा हुआ था, लेकिन वो वोट जो है अकाली दल के पक्ष में गया, अकाली बीजेपी गठबंधन के पक्ष में गया। इसी तरह से मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं कि वहां 75% वोट पड़ा है, तो लेकिन वहां दोनों पार्टियां लगभग बराबरी पर रही, तो कोई एंटी इनकम्बेंसी, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में कोई लहर रही हो, ऐसा वहां नजर नहीं आया। तो इन वर्षों में, इन पिछले कुछ चुनावों में जो देखा गया उसमें ये जरूर है कि ज्यादा मतदान इस बात का संकेत नहीं बन पा रहा है कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट या कोई सत्ता विरोधी लहर है इसमें। तो वही बात, सबसे बड़ी बात कि इसमें ये भी है कि जो चुनाव आयोग ने जिस तरह की मुहिम चलाई, तमाम अखबारों में जिस तरह का प्रचार किया गया, जिस तरह से एक अवेयरनेस पैदा की गई कि केजरीवाल अगर वोट नहीं दिया तो एक हंगामा मच गया, तो उस तरह से एक जागरूकता लोगों में आई और लोग जो है वोट देने जरूर ज्यादा जाने लगे। सबसे बड़ी रीजन इसमें मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग की जो पहल है, चुनाव जाहिर सी बात है, जिस तरीके से विपिन जी चुनाव आयोग की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं उसका नतीजा भी हमने तमाम चुनावों में देखा है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो पहले से ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से तमाम चुनावों की बात करें, तमाम पार्टियों की बात करें, तो एक बात और साफ हो चुकी है कि जनता उसी को तवज्जो देती है जिसने विकास कराया, जिसने जनता के बारे में सोचा है। इस मुद्दे पर आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मणिनगर यानी कि नरेंद्र मोदी के विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल रहा, कितना अभी तक वोटिंग प्रतिशत, जानकारी के साथ सीधे मणिनगर से हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चैनल वन न्यूज संवाददाता महिपाल आपसे जानना चाहेंगे अभी तक क्या वोटिंग प्रतिशत रहा है वहां पर? मैडम, अभी यहाँ पे मणिनगर में काफी वोटिंग में बदलाव आया है जी। अभी तक यहाँ का जो वोटिंग है 42% के पास हुआ है जी। तो क्या उम्मीद लग रही है कि आने वाले वक्त में, और जिस तरीके से अभी समय बीतेगा, अभी काफी वक्त है, और ये बढ़ सकता है? बन सकता है मैडम। अभी क्या है कि अभी वोटिंग अभी चालू है, लोग आना शुरू है, अभी लोग बंद नहीं हुए हैं और लोगों में इसी तरह से लोग आते हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस है, यहाँ की जनता को पता है क्या करना क्या नहीं है जी। तो वो मोदी को वोट दें या किसको वोट दें, वैसे वो श्वेता भट्ट उनके सामने अपने यहाँ पे IPS की पत्नी है जी, वो भी खड़ी है कांग्रेस से, तो उनके लिए भी आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। अभी तक 42% जितना मतदान यहाँ पे हुआ है और लोग आने चालू है। करीबन हम मान सकते हैं कि 60% तक यहाँ पे मतदान हो सकता है। बिल्कुल 50% के आंकड़े को मणिनगर में छू सकता है वोटिंग प्रतिशत। बहरहाल जिस तरीके से महिपाल नरेंद्र मोदी खुद अपना वोट डालने पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर, लेकिन वोटिंग करने के बाद जो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया उसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है, शिकायत दर्ज कराई है। हाँ, वो कांग्रेस ने वो एक आपत्ति दर्ज की थी, उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई जी। तो इसे लेकर क्या किस तरह की कोई कार्रवाई होती वहां नजर आ रही है? चुनाव आयोग के अधिकारी की तरफ से कुछ कहा गया है? चुनाव आयोग ने बेशक उन्होंने कार्रवाई हाथ देने के लिए बोला है कि हम ये इसके बारे में देखेंगे, जांच करेंगे और इसकी कार्रवाई करेंगे, जो भी सच होगा उसके सामने कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल, मणिनगर आपकी नजर बनी हुई है, जिस तरीके से लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। सर्दी का मौसम है, अक्सर देखा जाता है कि सर्दी के मौसम में लोग थोड़ा लेट पहुंचते हैं, देरी से पहुंचते हैं, और क्या माना जाए अभी तक के रुझान को देखकर क्या लगता है कि सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग? सभी जैसे जब भी बुजुर्ग होता है, बच्चे कोई भी होता है, समझ लीजिए 18 साल के ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं आ रहे हैं, ऐसे मौसम का उन पे कोई प्रभाव नहीं है। सब ऐसा है, उनको जो इंटरेस्टेड है वो वोटिंग करना चाहते हैं, वो जिताना चाहता है कि किसको जिताना चाहिए, इसी के बारे में सोच के वो लोग आ रहे हैं, उनको मौसम की कोई दिक्कत है नहीं जी। लेकिन महिपाल, जिस तरीके से अगर चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो किस तरह की कोई खामी तो नजर नहीं आई इस दौरान? चाहे तमाम सारी जो खामियां देखने को मिलती हैं, गलतियां सामने आती हैं, इस तरह की दिक्कतें वहां तो लोगों के सामने नहीं आई? नहीं, इधर तो मणिनगर से तो ऐसी कुछ दिक्कतें नहीं आई। सिर्फ देखने जाए तो एक ये मामला छोड़ के, ये जो संजीव भट्ट की पत्नी ने जो अपने उठाया था कांग्रेस से, बस उसके अलावा तो कोई खामियां यहाँ पे सुनने को नहीं आई। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शाम 5 बजे तक कितना वोटिंग प्रतिशत रहा मणिनगर का। बहरहाल अपने दर्शकों को हम बताते चले कि इस समय वोटिंग वहां पर जारी है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि वहां पर किस तरह की कोई खामियां नजर नहीं आ रही, सुचारू तरीके से जो वोटिंग प्रक्रिया है वो चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि 50% या फिर 50% के पार ये वोटिंग प्रतिशत हो सकता है। विपिन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, वोटिंग प्रतिशत में भी सुधार आएगा, लेकिन जो जानकारी महिपाल दे रहे थे उनके मुताबिक कि 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक
50 के आंकड़े को छू सकता है वोटिंग प्रतिशत? क्या लगता है आपको? नहीं, जिस तरह से शुरुआती दौर में जो हमको लग रहा था कि वहां कुछ, जो मैंने आपसे पहले चर्चा की कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में ज्यादा मतदान हो रहा है, लेकिन जो मणिनगर से जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जो खबर दी है वो थोड़ा चौंकाने वाली बात है कि मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 बजे तक का अगर उन्होंने आंकड़ा दिया है तो उन्होंने बताया कि 42% वोट पड़ा है। और अगर मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट करूं, और क्योंकि शाम के वक्त जो है वोटिंग ज्यादा होती है, लोगों को घर घर से निकाल कर लोग अपने जो उनके मतदाता हैं उनको पोलिंग बूथ तक लाते हैं, तो इस हिसाब से जो है वहां 60% तक पोलिंग होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और मोदी की सीट में अगर इतनी कम पोलिंग हुई है तो मुझे लगता है कि पहले चरण से के बराबर भी अगर पोलिंग हो जाए तो काफी होगा। लेकिन बाकी बूथों में वोदी को छोड़ दें तो बाकी बूथों में जो हमने देखा है वो काफी बड़ी तादाद में लोग वोट देने आए हैं। लेकिन अभी देखना है कि 70 के आसपास अगर % वोट रहता है तो ये लगभग पहले चरण के ही बराबर होगा। और अगर जो है ये 80 तक पहुंचता है तब इसमें कोई मतलब निकालने की तब जरूरत पड़ेगी कि आखिर दूसरे चरण में ऐसी क्या बातें हुई। क्या मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमले किए, क्या मोदी ने जिस तरह से एक अपने राज्य के मुद्दों के अलावा जो दूसरे मुद्दों को अपने हाथ में लिया, क्या उसका ये रिएक्शन था? क्या मोदी के पक्ष में लोग आए, क्या मोदी के विपक्ष में आए? क्या मोदी ने जो विकास को लेकर बड़े बड़े बातें की, क्या उससे लोग नाराज हैं, उससे लोग चिड़े हुए हैं कि विकास के जितने वो दावे कर रहे हैं वाकई उतने सच नहीं है? तो ये सारी चीजें जो है मतदाता के रूप में सोच रहा है, ये समझने की बात होगी। लेकिन जहां तक मुझको लग रहा है इसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो चुनाव हो रहे हैं वो अब नॉर्थ गुजरात में है। बाद की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है पहले चरण में मतदान हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूंसीज करीब 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे मेरे ख्याल से आसपास, उनमें जो है चुनाव हो रहा है। और इसके अलावा कच्छ का जो एरिया है जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, उधर जो है सिंध का रीजन आता है। और सर क्रीक का अगर जो विवाद अभी जो मुद्दा उठाया था मोदी जी, सर क्रीक का जो ये बे है ये वहीं से लगी हुई है पाकिस्तान और भारत के जो बीच की जो सीमा है, और भारत जिस पर पाकिस्तान अपने कब्जे की बात करता है। सर क्रीक का मुद्दा जो मोदी ने अभी बड़े जोर शोर से अपने चुनाव सभाओं में उठाया कि सर क्रीक को जो है पाकिस्तान को सुपुर्द करना चाहती है ये सरकार, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन ये जो उस एरिया में अब चुनाव होने जा रहा है तो उसमें जो है कच्छ के जो सीटें होंगी, जो सरहद से लगी हुई जो सीटें होंगी, उसमें मोदी के इस सर क्रीक वाला मुद्दा कितना असर डालेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन विपिन जी, इसी भी से जिस तरीके से हम मणिनगर की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, अक्सर देखा जाता है जब किसी क्षेत्र में किसी विधानसभा क्षेत्र में कम वोटिंग होती है या संसदीय क्षेत्र में कम वोटिंग होती है तो ये माना जाता है कि वहां की जनता या तो बहुत गुस्से में है, वहां काम नहीं हुआ, आक्रोशित है तो वो वोट नहीं करती, या फिर अगर ज्यादा परेशान होती है तो जनता ज्यादा वोट करती है। लेकिन जिस तरीके से मिला जुला असर 50% कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे तक वोटिंग हो सकती है, ये अच्छा नहीं कहा जा सकता, ना ही बुरा कहा जा सकता है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या लोगों के दिमाग में असमंजस की स्थिति है कि नरेंद्र मोदी का साथ दे या फिर संजीव भट्ट की पत्नी का? 50% वोट बहुत कम मेरे ख्याल से अनुमान है हमारे संवाददाता का। मुझे लगता है कि 60% तक वोट पड़ेगा, क्योंकि आखिरी के 2 घंटों में वोट काफी ज्यादा पड़ता है। तो इसमें लेकिन 60% वोट भी इस मौके पर, और जबकि वोट काफी ज्यादा पड़ रहे हों चुनाव के दौरान, और हमने इससे पहले के चुनाव में भी देखा कि काफी 70-75 इससे ऊपर तक जो है वोट पड़े हैं, और इसके बावजूद अगर इतना कम वोट पड़ रहा है अगर मोदी की सीट पर, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बातें हो सकती हैं कि एक तो एक मतदाता होता है कि मोदी तो जीत ही रहे तो फिर हम वोट देने क्यों जाएं, एक वो भी मतदाता होता है, और एक जो है उदासीनता होती है कि यार हम मोदी को वोट अगर उनके खिलाफ दे भी दें, जीतना तब भी है तो क्या फायदा। तो इस तरह से जो वहां का उम्मीदवार होता है अमूमन उसको फायदा होता है अगर कम पोलिंग होती है, क्योंकि एक लोगों में उसके खिलाफ कोई इतना गुस्सा नहीं है कि लोग घर से निकल कर जो है वोट देने गए हों और उसको हराया हो। तो ये थोड़ा सा मोदी के लिए अपनी सीट पर राहत की बात हो सकती है कि लोगों में कोई आक्रोश जो है उस तरह का अगर आक्रोश नजर नहीं आया कि लोग जो है मोदी को हराने के लिए पोलिंग बूथ तक गए हों, 80-85% तक वोट पड़ा हो। अगर इतना ज्यादा वोट पड़ता तो मोदी के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती थी। लेकिन कम पोलिंग मेरे ख्याल से मोदी ने राहत की सांस ले रहे होंगे कि कम पोलिंग में उनको फायदा होगा। दूसरी बात की ऑर्गेनाइज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, RSS की उसको बैकिंग है, तो उस तरह से जो ऑर्गेनाइज पार्टी होती है वो अपने वोट जो है ज्यादा डलवाने में सक्षम रहती हैं, और वहां मोदी की सीट पर
तमाम जो है एक सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा होगा, मोदी के अपने पार्टी के तमाम कैडर लगे होंगे जो अपने वोटों को जो है पोलिंग बूथ तक ले जा रहे होंगे। तो ये मोदी के लिए राहत की बात है कि बहुत ज्यादा पोलिंग वहां नहीं हुई है, लेकिन बाकी सीटों पर अगर पोलिंग बहुत ज्यादा हो रही है और पिछले चरण के मुकाबले ज्यादा पोलिंग हो रही है तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात कि मोदी को, मैंने कहा कि मोदी को अगर 126 से कम सीटें मिलती हैं, अगर मोदी सरकार बना लेते हैं, लेकिन उनको जो जादुई आंकड़ा है 91 का, उनसे उनको 2-4 सीटें ही ज्यादा हासिल होती हैं, तो वो भी एक मोदी की हार होगी। और राजनीति में विपिन जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। फिलहाल हमारे साथ इस समय गुजरात चुनाव पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रफत कादरी जी जुड़ गई हैं। कादरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल वन न्यूज में। जी जी बिल्कुल, चुनाव की हम बात कर रहे हैं। मणिनगर में वोटिंग जारी है, लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं और जो जानकारी निकल कर सामने आई है, अभी तक सिर्फ 42% वोट हुआ है वहां पर। इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि ज्यादा वोटिंग प्रतिशत नहीं है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, सिर्फ 42%। जी जी, मैं इससे मतलब डिसएग्री हूँ। ज्यादा है, काफी ज्यादा चल रही है वोटिंग। तो मणिनगर से ही मैं अभी निकली हूँ, वहीं से काफी 4-5 बूथ तो मैंने खुद देखे जहाँ 65 टच कर गया है। इनफैक्ट 70 से ऊपर जाएगा ऐसा अनुमान चल रहा है अभी तो। बिल्कुल, तो वोटिंग बहुत ही जबरदस्त चल रही है। स्पेशली थोड़ा सुबह में लल लगा था, नो डाउट, लेकिन मोदी जी जब बाहर आए हैं और उन्होंने प्रेस से बात की सुबह में जब वो वोट देने गए थे, तो उन्होंने मतलब कन्वे किया कि देखिए हमको पहला रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है गुजरात का और बहुत वोट देना है। मुझे लगता है उसके बाद विमेन जो इनकी बहुत बड़ी फैन है, विमेन सेक्शन और यूथ जो है काफी बाहर आए हैं उसके बाद, जो नहीं है अदरवाइज नहीं देते थे या मूड नहीं था कि यूं ही जीत ही रहे हैं मोदी जी करके, वो भी शायद बाहर निकले हैं। तो दोनों तरफ से हर तरह ज्यादा वोट सुनता आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरी फीलिंग है। बिल्कुल, चलिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से अंत में यह ऐलान किया जाएगा कि कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ है, इसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कादरी साहब, आप क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बात चुनाव की हो रही है, नरेंद्र मोदी की विधानसभा सीट की हो रही है, नरेंद्र मोदी अपना एक दबदबा है, अपनी एक शख्सियत है, और उनके आह्वान के बाद जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकले हैं, आपने भी कहा कि काफी फैन फॉलोइंग है उनकी, लेकिन जो खिलाफ उनके सामने उतारा गया है, क्या किस तरह की कोई दिक्कत नरेंद्र मोदी के लिए पैदा हो सकती है इस दौरान? कादरी जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? पार्डन जी? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने संजीव भट्ट की पत्नी को उतारा गया है, तो क्या आपको लगता है चुनावी बिसात को देखते हुए क्या मुसीबत या किस तरह की कोई परेशानी खड़ी हो सकती है नरेंद्र मोदी के सामने? परेशानी तो नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी का जो कार्ड है, डेवलपमेंट कार्ड, इतना जबरदस्त मार्केट हुआ है कि जितना भी लोग कन्विंस हो। श्वेता भट्ट की केस काफी यूनिक केस है वो, क्योंकि वो एक लेडी एजुकेटेड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बेहतरीन औरत है। वो बाहर आई हैं एक हाउस मेकर होने के बावजूद, वो उन्होंने कहा कि मैं मोदी के सामने लड़ूंगी, वो जहां से लड़ेंगे से लड़ूंगी, उनका से आए हैं वो। और ब्राह्मण काफी हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ब्राह्मण 60,000 ब्राह्मण हैं, मुस्लिम भी काफी हैं, क्रिश्चियंस काफी हैं, तो बड़ी अजीब कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, अनलाइक अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ गुजरात। लेकिन मैं नहीं समझती ऐसा कुछ बड़ा होगा। डिपॉजिट तो नहीं जाएगी उनकी, लेकिन शी विल नॉट बी एबल टू सेल थ्रू, ऐसा मेरा पर्सनल फीलिंग है। बिल्कुल, चलिए कादरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल वन न्यूज से बात करने के लिए। विपिन जी, जिस तरीके से कादरी जी से बात हुई थी कि तमाम जो मणिनगर के अलग अलग पोलिंग बूथ्स हैं वहां का उन्होंने दौरा भी किया और बम्पर कह सकते हैं कि वहां चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात में ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के पास जो ट्रम्प कार्ड है, जो कह सकते हैं उनकी खासियत है, या कह सकते हैं कि उनके पक्ष में जो लोग वोट डालने आएंगे वो विकास के मुद्दे को लेकर आएंगे। विकास नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है और इसी का फायदा मिल सकता है बीजेपी को आने वाले वक्त में। नहीं, कांग्रेस की जो उम्मीदवार है संजीव भट्ट की पत्नी की जो बारे में बता रही थी अभी, तो इनका ये जो कहना है कि वो जरूर एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि 50% जो उन्होंने बताया कि ब्राह्मण मतदाता है वहां पे, और माइनॉरिटीज मुस्लिम्स मतदाता भी काफी हैं, क्रिश्चियन मतदाताओं की भी एक संख्या है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी
अमूमन अपर कास्ट पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी है, तो ब्राह्मणों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है और मोदी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता है जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं, ये वहां पे एक फीलिंग हो सकती है। तो मोदी को उन्होंने जरूर कहा कि मोदी का हारना मुश्किल है, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उसकी जमानत जब्त हो जाए ऐसा भी नहीं होगा। इसका मतलब कि कुछ न कुछ फाइट जरूर मोदी को मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन अक्सर देखा जाता है विपिन जी, जब कोई महिला उम्मीदवार चुनाव में उतरती है तो महिला बढ़ चढ़कर, जो महिलाएं होती हैं वो बढ़ चढ़कर साथ देती हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से संजीव भट्ट की पत्नी है उनको महिलाओं का साथ तो जरूर मिलेगा। देखिए, महिलाओं का कोई उस तरह से महिलाओं एक वोट बैंक की तरह हम महिलाओं को नहीं देखते। उसकी खास वजह यह है कि महिलाओं को लेकर महिलाओं भी जातियों में महिलाओं की भी एक जो पार्टी होती है वो उनके एक परिवार, अमूमन जो है आज भी हिंदुस्तान में एक परिवार में ऐसा नहीं होता कि 4 लोग 4 जगह हों, ज्यादातर परिवारों में एक ही पार्टी को वोट दिया जाता है और महिलाएं अमूमन जो है उसी को फॉलो करती है जो परिवार जिसको फॉलो कर रहा है। तो महिलाएं अलग से कोई वोट बैंक अभी तक इस तरह का चुनाव में मुझको नहीं लगता कि कोई नजर आता है। हाँ, यूथ को लेकर जरूर एक बात आई है कि यूथ के अंदर एक वो नया जो 18 साल का जो जिनको वोटिंग राइट मिला है, जो 18 से 25 साल से जो तमाम जो शहरी वर्गों में जो मध्यम वर्ग का जिसको मॉल कल्चर से जो रूबरू है, जो फेसबुक पर है, उसका जरूर एक थिंकिंग है, उसका एक नजरिया जरूर अलग है। लेकिन जहां तक महिलाओं के बड़े पैमाने पर आप देखेंगे तो वहां जो है मोदी का एक अच्छा खासा आधार है महिलाओं के बीच में। और उसमें सबसे बड़ी बात कि मोदी का एक जो व्यक्तित्व है मोदी का, कि वो एक जिस तरह उनकी एक ईमानदार छवि होना और एक ऐसे व्यक्ति की छवि होना जो विकास की ओर ध्यान दे रहा है, तो इस तरह से महिलाओं और युवकों का जो है जरूर मोदी का एक आकर्षण है। लेकिन ये जरूर है कि टफ फाइट मोदी को दे रही है और इस चुनाव में हालांकि मोदी जीत जाएंगे, लेकिन जो है बाकी सीटों पर जो जिस तरह से वोटिंग बढ़ा है, बाकी सीटों पर जो बढ़ा है, इसमें जो नॉर्थ गुजरात की मैंने अभी बात की, मैंने कच्छ के उन इलाकों की बात की, यह जो है जो गुजरात के आसपास के इलाकों की बात है, तो इनमें अभी देखना है कि क्या जो पिछले चुनाव में जिस तरह साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे वो जो है वो उसमें जहां के पटेल एक बड़ा फैक्टर था, पटेल खासतौर पर सौराष्ट्र की जो सीटों पर चुनाव हुआ था वहां केशु भाई पटेल जो है उनकी पार्टी खड़ी थी और केशु भाई पटेल जो है माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो फैक्टर जो है अब इन चुनाव में जो दूसरे दौर के जहां चुनाव हो रहे हैं वो फैक्टर इन चुनाव में नहीं है। यहाँ केशु भाई पटेल, यहाँ पटेल वोट का वोट डिसाइसिव नहीं है, पटेल वोट निर्णायक नहीं है। तो यहाँ मुझे लगता है माफ कीजिएगा, यहाँ पे मुझे आपको रोकना होगा, वक्त की कमी है। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात चुनाव पर, तमाम विधानसभा सीटों पर और गुजरात के गणित पर, आगे भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल इसी के साथ बस इस बुलेटिन में बस इतना ही और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।